जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये जितनी क्रियाएं होती है, हम मूवमेंट जो कर रहे हैं, इस सारा को जो कंट्रोल करके रखता है, बॉडी बैलेंस बना के जो रखता है, हम सबको जो भूख लगता है, इस सारा चीज काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। वही अब भूख कौन लगाता है, प्यास कौन लगाता है, हाथ मूवमेंट कौन करवाता है, डाइजेशन कौन करवाता है, श्वसन कौन करवाता है, दिखता कौन है, सुनता कौन है, इस सब के बारे में हम लोग इस नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम बोलो या न्यूरॉन सिस्टम भी बोलो या तंत्रिका तंत्र या न्यूरल सिस्टम, इस सब एक ही होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्वस सिस्टम अलग होते हैं, न्यूरॉन सिस्टम अलग होते हैं, या न्यूरल सिस्टम अलग होते हैं और तंत्रिका सिस्टम अलग होते हैं। तो ये जितने चीज़ें हैं सब एक ही हैं। हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को पहले भागों में बांट लेंगे, उसको देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तब अच्छी से अध्ययन करेंगे। तो आपको 2 से 5 मिनट आपको लगेगा कि कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको इतना बता दें कि आप याद करके रखिएगा। जैसे 5-10 मिनट के आगे जैसे पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बहुत चीज़ जान जाएंगे इसके बारे में। तो पहला हम देखेंगे कि टूटा नर्वस सिस्टम 2 भागों में टूटा। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, जिसको पीएनएस के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सीएनएस भी कहते हैं, सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप लोग एक चीज इतना तो याद हुआ, देखो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोग कई वीडियो में, कई यूट्यूब में देखे होंगे कि नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, ये इसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। आए समझ में? तो बहुत जगह देखे हम लोग, बुक में भी है, एनसीईआरटी में, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 भाग है, एक ऑटोनोमस और सोमेटिक। आप याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम 2 भागों में पहले टूटा है। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट: ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को एसएनएस के नाम से भी जानते हैं, एसएनएस के नाम से भी। अब देखो, ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप हो गया। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है। क्या क्या है? एक ब्रेन है, जिसको मस्तिष्क, दिमाग हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, किसके द्वारा? ये सब के द्वारा हम सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सब के द्वारा करते हैं। यही ब्रेन जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, यही ब्रेन। दिमाग। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। इसको मेरु रज्जु के नाम से भी जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु के नाम से भी जानते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? 2, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने? ऑटोनोमस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो आप ऊपर से देखो कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये भी 2 प्रकार के हुआ। कौन? एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किधर होता है कि हमारे जो पीछे ये वाली रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पूरा रीढ़ तक, इधर भी निकला रहता है, इधर भी निकला रहता है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी में के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड एक नस का गुच्छा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा समझ में? नर्व्स का गुच्छा, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो हम जानेंगे। और ब्रेन तो आप लोग समझते होंगे, जो हमारे अपर भाग में, ये सब में, ऊपर वाले भाग में रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन। तो आप हमें अभी जानेंगे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इस सब के बारे में आसान से जानेंगे। तो आइए वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ब्रेन। अब ब्रेन का कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक आंसर देख लेते हैं, बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन को हिंदी में दिमाग और मस्तिष्क भी बोलते हैं।
ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रेन का स्टडी क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ब्रेन का जो अध्ययन करेगा उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। आए समझ में? तो ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी, और ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखो ये लोकेशन, ब्रेन कहाँ स्थित होता है, ब्रेन कहाँ होता है कि विलोक्रेनियम नामक जगह पे क्या होता है, स्थित होता है। विलोक्रेनियम क्या होता है सर, एक 8 हड्डी का ग्रुप होता है। क्या होता है, 8 हड्डी का ग्रुप होता है। 8 हड्डी जो है, जो ऊपर में 8 हड्डी होती है, चमड़ा के नीचे जो 8 हड्डी होती है, उस 8 हड्डी के ग्रुप पे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। यही क्रेनियम 8 हड्डी का जो ग्रुप होता है, वही क्रेनियम के नीचे क्या होता है, ब्रेन मेरा स्थित होता है। ब्रेन क्रेनियम नामक जो हड्डी है उसके जस्ट नीचे स्थित होता है। आए समझ में? तो लोकेशन समझ में आया कि क्रेनियम नामक हड्डी जो कितने हड्डी का बना होता है, 8 हड्डी का ग्रुप होता है। उस 8 हड्डी ग्रुप के नीचे कौन स्थित होता है, ब्रेन स्थित होता है, यानी दिमाग स्थित होता है। अब देखते हैं कि ब्रेन का वेट, ब्रेन का वजन कितना होता है, ब्रेन का यानी दिमाग का वजन कितना होता है। तो मेल में यानी पुरुष में, लड़कों में, अडल्ट लड़कों में कितना होता है, 1400 से 1450 ग्राम। और फीमेल में वेट, लड़कियों में, महिलाओं में, जो अडल्ट लड़की है उस सब में कैसा पाया जाता है, 1300 से 1350 ग्राम। यानी 100 ग्राम क्या होता है, लड़कों से कम होता है लड़कियों का दिमाग। यानी लड़कों के दिमाग से लड़कियों का दिमाग 100 ग्राम कम होता है। इससे लड़की का बुद्धि थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत वजन में कम है ना, सोचने की क्षमता जो चीज़ है वो अलग पार्ट है, लेकिन वजन कम है, इतना याद रखिएगा। लेकिन बच्चों में जो भी बच्चा है उसका दिमाग का वजन कितना होता है, 300 से 400 ग्राम। और कहीं कहीं ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ब्रेन का वजन कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 1300 से 1400 ग्राम। मेनली अगर 1450 भी ग्राम आ जाएगा तो आप अप्रोक्स में उसको सही कर दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि ब्रेन का फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, कि हम ब्रेन का जो है, हम ब्रेन का कितना % यूज कर पाते हैं, कितना % बेकार जाता है, और कितना वजन पर ईयर घटता है। वह ब्रेन का वजन पर ईयर कितना घटता है। तो देखो 2.5 से 3.5 ग्राम पर ईयर घटता है। जब एडल्ट हो जाएंगे 26-27 के बाद जो होगा उसमें क्या होगा, पर साल, पर ईयर क्या होगा, ब्रेन का वजन 2.5 से लेकर 3.5 तक घटते जाता है, पर ईयर घटते जाता है, वजन पर ईयर घटते जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अडल्ट लड़कों के बाद जो कि 26 के बाद जाता है, 27 में आता है, या 27 के बाद 28 में, ऐसे क्या होगा कि वजन अभी 1400 ग्राम है, पर ईयर क्या हो जाएगा 2.5 से 3.5 ग्राम, यानी 2.5 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम तक वजन घटते जाता है पर ईयर। इतना बात याद रखना। और दूसरा क्या है कि हम लोग ब्रेन का कितना % यूज कर पाते हैं, 100 में से 2.5 से 3% यूज कर पाते हैं हम लोग जीवन काल में। जीवन काल में हम लोग ब्रेन का यूज कितना कर पाते हैं, 2.5 से 3%। आइंस्टीन जो था, वो आइंस्टीन जो फिजिक्स के पिता हैं, जो बोलते हैं न्यूटन के बाद आइंस्टीन जो होते हैं, वो आइंस्टीन क्या है, वो अपना ब्रेन का, अपना दिमाग का यूज कितना % किया था, 4 से 5% यूज किया था। ऐसा समझ में, कितना ज़्यादा किया, 1-2% ज़्यादा किया था, इसलिए वो इतना महान व्यक्ति थे। तो आइंस्टीन 4 से 5% यूज किया था अपना जीवन काल में। लेकिन हम लोग अभी जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, आइंस्टीन को छोड़ के जितने लोग अभी कितना 2.5 से 3% यूज कर पाते हैं। आगे देखते हैं कि 97% से, यानी 97 से 98% बेकार जाता है दिमाग। है समझ में, इतना % दिमाग क्या होता है, बेकार में जाता है, वेस्ट में जाता है। अब देखो कि 4% से ज़्यादा अगर यूज करेंगे हम दिमाग का, 4% से ज़्यादा अगर यूज करेंगे हम दिमाग का, तो क्या हो जाएगा, एंजाइमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइमर। और एंजाइमर क्या होता है कि अपना जो कि नई सोच है, क्या हो जाएगा, अभी जो हम सोचेंगे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वही कमज़ोर हो जाएगा। हम जो अभी करेंगे वो भूल जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। और जो हम पहले किए हैं वो सारा काम याद रहेगा हमको। यानी ओल्ड वाली जितनी बातें हैं, जितने काम किए हैं, जो चीज़ पढ़े वो याद है। आप जो पढ़ेंगे एंजाइमर हो जाएगा जिसको, जो अभी जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसको बोलते हैं एंजाइमर। तो आइंस्टीन को एंजाइमर वाला बीमारी हुआ था। एंजाइमर में क्या होगा कि आप
पहले वाला जो है वो याद रखिएगा और बाद में जो है वो भूल जाइएगा। तो ये 4 से 5% ज़्यादा, 4 से ज़्यादा परसेंट यूज किया है दिमाग का। तो ये मरते टाइम जो कि पानी उनी में गए थे, ये आइंस्टीन साहब क्या हुए थे, अपना घर का एड्रेस तक भूल गया था। घर का एड्रेस तक प्रॉपर एड्रेस नहीं बता पा रहा था आइंस्टीन साहब। तो एल्जाइमर बीमारी उतना भी ब्रेन का यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मली ठीक है, अपना काम करने लायक ठीक है, तो उतना दिमाग क्यों दिया जाए जो कि शरीर के लिए और अपने के लिए घातक रूप में काम करेगा। तो इस ऐसी दिमाग का यूज मत करना। हम बोलते हैं कि आप लोग 3 से 3.5 जैसे हम लोग सब लोग करते हैं, इतना ठीक है, ऐसा ही यूज रहना चाहिए। बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं, बहुत लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा से सक्सेस हो जाएंगे। आप लोग रिवाइज, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग रिवाइज कीजिएगा। आप लोगों का एसएससी में भी ये सब चैप्टर है, क्लास 11th में भी है, और जिसमें जिसमें है क्लास 10th में भी है। आप लोग इस बायोलॉजी को ना निचोड़ जाइए कि इस ब्रेन का अध्ययन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, और ब्रेन का डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। एसटी आए समझ में आया, एसटी लगा देना तो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता है। फिर ये लोकेशन स्थित कहाँ होता है, क्रेनियम नामक हड्डी के नीचे। क्रेनियम नामक क्या होता है, क्रेनियम हड्डी क्या होता है, ये 8 हड्डी का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम। क्रेनियम। अब देखो वेट कितना होता है, लड़कों में वेट कितना, 1400 ग्राम से 1450 ग्राम। लड़कों में वेट 1400 ग्राम से 1450 ग्राम, लड़कियों में 1300 से 1350 ग्राम, और बच्चों में चाइल्ड में कितना होता है, 300 से 400 ग्राम। लेकिन मेनली ऑप्शन में आएगा कि ब्रेन का वजन कितना होता था। आप लोग 1400 ग्राम होगा तो वो भी सही है, 1300 ग्राम होगा तो वो भी सही है, 1350 ग्राम होगा वो भी सही है। तो आप लोग ऑप्शन देख के लगाएंगे, 1350 से 1400 के बीच ही रहता है। अब लोग देखते हैं कि इसका फैक्ट जो है, अभी फैक्ट अभी बताया जस्ट, ये 2.5 से 3.5 ग्राम पर ईयर क्या होता है, एडल्ट के बाद कम दिमाग का वजन होते जाता है। यानी 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम तक पर ईयर वजन कम होते जाता है, पर साल दिमाग का वजन कम होते जाता है। 2.5 से 3% तक हम ब्रेन का यूज कर पाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 से 5% क्या था, कोई बात नहीं। और 97 से 98% क्या होता है, ब्रेन वेस्ट जाता है। क्या होता है, वेस्ट जाता है, यानी बेकार में जाता है। 4% से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइमर। क्या है, एंजाइमर हो जाएगा। एंजाइमर से क्या होगा कि जो अभी हम करेंगे वो भूल जाएंगे, और जो ओल्ड वाली यानी पुरानी वाली बात है वो याद रहेगा। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे ब्रेन है, दिमाग है, उसमें सबसे ज्यादा तत्व, मिनरल यानी खनिज कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो खनिज हमारे ब्रेन को या दिमाग को चाहिए वो क्या चाहिए, सोडियम, Na। अगर ब्रेन को सोडियम मिलना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चक्कर आके बेहोश हो सकता है, घुरने आके गिर सकता है। जिसको चक्कर आता है वो गिर जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि सोडियम की कमी होने से जो कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचना चाहिए वो सिग्नल नहीं पहुंचता है बॉडी से, कि ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, वो सिग्नल नहीं पहुंचा तो सही से काम नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर आने लगता है, और चक्कर जैसे आने लगता है फिर क्या होता है कि गिर जाता है, चक्कर आते आते ही गिर जाता है। तो क्या करता है उसको कि पानी में नमक, नींबू और चीनी कुछ डाल के क्या करता है, उसको पियाता है। जैसे नमक डाला पानी में तो नमक में NaCl होता है, यानी सोडियम पाया जाता है, और क्या करता है कि चीनी भी डाल देता है तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ग्लूकोज सब मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे पीता है तो कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद क्या होता है कि उसको सोडियम से मिलना शुरू हो जाता है, फिर पूरा बॉडी का सिग्नल अच्छा से काम करने लगता है। जब बॉडी का सिग्नल अच्छा से काम करेगा तभी करेगा जब उसमें सोडियम उपस्थित होगा, और अगर सोडियम की कमी हो जाएगा तो आपको पूरा बॉडी का काम नहीं कर पाएगा ब्रेन, जिससे चक्कर आके आप लोग गिर जाते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं। हम लोग क्लास में बहुत सारे देखे थे कि लड़कियां जब प्रार्थना टाइम होता है ना, प्रेयर टाइम, उस टाइम में क्या होता था कि जब कोई धूप में रहती थी तो बहुत को घुर्नी आ जाता था। तो उसमें क्या होता था कि टीचर सब लोग पानी लेते थे, तुरंत चीनी और नमक घोर के उसको पियाते थे। तो 4 से 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ही तुरंत जल्दी क्या होता है कि उसको तुरंत होश आना शुरू हो जाता है। तो अपने आप उसका बॉडी फिर से काम करने लगता है। इसीलिए सोडियम आप लोग बैलेंस को बनाइए रखना कि चक्कर ना आए। आप अगर चक्कर आए तो आप समझ जाना कि मेरे शरीर में सोडियम की कमी है। तो आप लोग तुरंत नमक, पानी और चीनी घोर के पी सकते हैं। चीनी से पिएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट टूट के किसमें ग्लूकोज मिल जाएगा, आपको शरीर में ग्लूकोज एनर्जी मिल जाएगा, इधर से क्या मिल जाएगा, नमक से सोडियम मिल जाएगा, जिससे कि पूरा बॉडी क्या होगा, अच्छा से काम करने लगेगा। तो वही सोडियम क्या है, पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है।
तो ब्रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज या बोलो तत्व क्या पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख लेना। इस सारा जितना पढ़ा रहे हैं एक एक नंबर का भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव ही दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑब्जेक्टिव। आप लोग बढ़िया से इसको ऑब्जेक्टिव कंठस्थ कर लीजिएगा। तो वैसे हम तो याद करा ही दे रहे हैं, आप लोग 5 मिनट रिवाइज कर देगा तो और याद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? मर जाएगा या मृत्यु हो जाएगा किसी व्यक्ति का, तो उसका ब्रेन कितना देर तक जिंदा हो सकता है? कितना देर तक जिंदा रहता है? तो ब्रेन का जो मृत्यु, अगर शरीर का मृत्यु हो जाएगा तो उसका ब्रेन 7 से 8 मिनट तक क्या रहता है? जिंदा रहता है। और दिल मेरा 48 घंटा तक जिंदा रहता है। अगर कोई मर जाएगा तो उसका 48 घंटा तक दिल जिंदा रहता है, यानी 2 दिन। अब देखो कि सुबह यानी मॉर्निंग टाइम में जो ब्रेन है उसमें हाई एनर्जी, फुल एनर्जी रहता है। क्या रहता है? फुल एनर्जी, फुल ऊर्जा रहता है। जितना कि एक 10 वाट की बल्ब को जलाने में जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी सुबह हमारे ब्रेन को रहता है। तो यानी जब सो के उठते हैं उतना एनर्जी 10 वाट की बल्ब को जलाने में जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी अकेला मेरे ब्रेन को सुबह मिलता है जब सो के उठते हैं। तो आप इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, जिससे कि याद आसानी से होता है। उसमें क्या था? फुल एनर्जी रहता है। कुछ भी पढ़ोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन कोई पढ़ रहे हो यहाँ दिमाग वहां चलाओगे फिर नहीं। जैसे पढ़ना भी तो कंसंट्रेट एक पे रहना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट करो। सुबह तुम देखना कि अपने फील हो जाएगा कि सुबह के टाइम में कितना एनर्जी रहता है कि जो भी काम करोगे, जो भी पढ़ोगे सटासट याद रहेगा, जो भी समझोगे सटासट याद रहेगा, किसी के बात सुनोगे भी याद रहेगा। तो फुल एनर्जी में सुबह हमारा ब्रेन रहता है। तो लिख दिया मॉर्निंग में हाई एनर्जी हमारे ब्रेन के पास होता है, जितना कि 10 वाट की बल्ब को जलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब देखो ब्रेन का जो डेथ कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रेन का जो डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ, यानी जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु में कौन सा अंग मरता है हमारे शरीर का? तो ब्रेन मरता है। क्या मरता है? ब्रेन। जैविक मृत्यु में, बायोलॉजिकल डेथ में ब्रेन का मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु। और वो मृत्यु नहीं पूरा मरता है, नहीं, जिंदा रहता है। यानी कोमा जिसको बोलते हैं, कोमा में क्या होगा कि जिंदा तो रहेगा लेकिन अलग दुनिया में रहेगा, नहीं बोल पाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा, खाली सांस लेगा और सुता रहेगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं फिर पाएगा। कोमा ऐसा चीज है। कोमा में अलग ही दुनिया में, सपना में ऐसे घूमते रहेंगे। वहां तो सोचता है सब कुछ मिल रहा है, दुनियादारी सब देख रहा है वहां पे, लेकिन वो उसका बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, उसका बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कोमा में है। उसी को बोलते हैं हम लोग कोमा। ऐसा समझ में, कुछ नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं कोमा। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल डेथ में कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर का मर जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रेन हमारे शरीर में, बायोलॉजिकल डेथ में हमारा ब्रेन मर जाता है। तो याद हो जाना चाहिए। अब देखो फेटिस्ट, हमारा जो ब्रेन है फेटिस्ट ऑर्गन है। फेटिस्ट यानी वसीय ऑर्गन है, वसा वाला ऑर्गन है। इसमें आप लोग देखिएगा जैसे ब्रेन कहीं कहीं मूवी में देखे होंगे या पिक्चर में देखे होंगे, तो क्या चिपचिपा तरह रहता है कि नहीं? वही चिपचिपा, क्या पूरा ब्रेन चिपचिपा होता है और चिपचिपा का जैसे बना रहता है। तो वो चिपचिपा चीज क्या है? फैट है। क्या है? फैट। वही फैट हमारा ब्रेन जो है फैट से मिलकर बना होता है। पूरा ब्रेन जो होता है वो फैटिए होता है, यानी वसीय होता है। ऐसा समझ में। हमारे शरीर में 3 चीज बहुत आवश्यक है, एक फैट, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, प्रोटीन भी एनर्जी देता है और फैट भी देता है। लेकिन फैट जो है कि वही एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तो ज्यादा एनर्जी दिमाग को चाहिए तभी तो काम कर पाएगा, तो फैट चाहिए। जहां फैट रहेगा ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा स्टोर रहेगा, वहां काम करना। तो अब समझो फैट हमारे ब्रेन में क्यों रहता है? क्या कि सबसे ज्यादा सोचता है, सबसे ज्यादा काम करवाता है, ब्रेन करवाता है। ब्रेन नहीं तो मेरा बॉडी नहीं रहेगा। तो वही वो ब्रेन में जो कि एनर्जी भरपूर मात्रा में होता है वो स्टोर कौन करता है? फैट। और फैट ही पूरा ब्रेन में लपझा रहता है। आए समझ में। और पूरा ब्रेन जो बना होता है किसका बना होता है? फैट का। तो क्यों बना फैट का? समझ में आया? क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करेगा तभी तो सिग्नल दे पाएगा बॉडी को। तो वही तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, प्रोटीन भी देता है जो मसाला ग्रो में जरूरी होता है। तो ब्रेन क्या होता है? फैटीय ऑर्गन या वसीय अंग। अब आगे देखते हैं हमारे शरीर में, मान लो हमारे शरीर में 100% एनर्जी बन रहा है, 100% एनर्जी बन रहा है, उसमें से केवल 20% अकेला यूज ब्रेन करता है। एनर्जी का 20% यूज ब्रेन अकेला करता है। 80% दिल का काम होगा, हाथ का काम होगा, श्वास का काम होगा, हम खाना जो खाते हैं उसका भी काम होगा, दांत का भी होगा, जीभ का भी काम होगा,
हम जो ऐसे ऐसे घूमने जाते हैं, चलते फिरते हैं, उसमें भी होगा। यानी अकेला 20% ब्रेन एनर्जी का यूज कौन करता है? ब्रेन। 20% एनर्जी का यूज कौन करता है? ब्रेन। अब देखो, एक दिन में एक बात याद रखना, एक दिन में कितने विचार हम लोग सोच सकते हैं एक दिन में? तो वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि एक दिन में 70 के हम लोग थॉट यानी विचार करते हैं। उस 70,000 में से 90 कितना 90% क्या होता है कि उसमें निगेटिव सोच होता है, जो गलत गलत विचार आता है, और 10% पॉजिटिव सोच होता है, जो अच्छा अच्छा आता है। उसमें से हम लोग कोई अच्छा होता है, उसमें से हम लोग काम करते हैं। आए समझ में? तो एक दिन में 70,000 थॉट विचार आता है, 90% क्या होता है? नेगेटिव थॉट यानी नेगेटिव विचार आता है, और क्या होता है? 10% पॉजिटिव सोच यानी विचार आता है। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल डेथ में कौन मारता है? ब्रेन मारता है। सुबह के टाइम में ब्रेन हाई एनर्जी होता है। जब मृत्यु हो जाएगा, कितना सेकंड तक ब्रेन जिंदा रहता है? कितना मिनट तक? तो आप लोग 7 से 8 मिनट तक रखिएगा। और क्या ब्रेन जो है वो कैसा ऑर्गन है? फैटी ऑर्गन है। अब देखो, ब्रेन में अकेले कितना परसेंट यूज करता है एनर्जी का? तो 20% एनर्जी का यूज अकेले करता है। और एक दिन में कितना ठो होता है? 70,000 में से 90% क्या होता है? निगेटिव सोच, और 10% क्या होता है? पॉजिटिव सोच। आई होप समझ में आ गया ब्रेन का कितना है। और कुछ और क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में। इस सारा ऑब्जेक्टिव इस तरह क्या है, भर भर के ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम तो रटा तो नहीं रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग बहुत चीज इसके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जान ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत चीज जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा बहुत भर भर के। एक सेकंड भी आप मिस करोगे तो एक ऑब्जेक्टिव गायब हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा इसको। तो आइए एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमारा ब्रेन जो है ये 90% जो बना होता है, किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। किसका? न्यूरॉन सेल, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो 90% जो हमारा ब्रेन है, वो 90% किसका बना होता है? न्यूरल सेल। आप लोग बोलेंगे तो ब्रेन तो सर आप फैटी ऑर्गन है। और दूसरा क्या है? जो ब्रेन बना होता है उसमें से 90% क्या आता है? न्यूरॉन सेल। यही न्यूरॉन सेल कितना पाया था ब्रेन में? 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लाख। कितना? 10 करोड़ लाख इतना पाया जाता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन। ऐसे समझ में? यही न्यूरॉन कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम उसको बोलते हैं हम लोग कि जो कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है, को सेल डिवीजन करता है। इस सेल डिवीजन का काम, जो कोशिका विभाजन है, ये काम करने का अधिकार किसको है? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम ही क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। तो न्यूरॉन में क्या बोलते हैं? ब्रेन की जो 90% भाग है न्यूरॉन, इसमें क्या सेंट्रोसोम पाया? नहीं पाया। लेकिन न्यूरॉन की संख्या कितना है? 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लाख न्यूरॉन है हमारे ब्रेन में। अब देखते हैं उसी में 90% तो न्यूरॉन सेल का बना था, 10% किसका बना था? गिलियल सेल का। किसका? गिलियल सेल। 10% गिलियल न्यूरॉन सेल का बना होता है। और 10% गिलियल न्यूरॉन सेल में ही क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया गया था। लेकिन क्या गिलियल न्यूरॉन सेल में क्या पाया था? सेंट्रोसोम पाया गया था। और सेंट्रोसोम को काम पता है, क्या करता है? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करता है। अब देखो, अगर ब्रेन जो 90% भाग है उसमें तो सेंट्रोसोम पाया नहीं था। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। अब देखो, कहीं अगर कोशिका विभाजन हो रहा है, कहीं चोट लग गया, कट गया, वो मसल जो जुड़ रहा है, अगर फिक्स जितना कोशिका मारा है, अगर उतना कोशिका आ जाए दोबारा, तो वो ठीक हो जाएगा। उससे अधिक कोशिका बन जाएगा, हद से ज्यादा कोशिका बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसर का रूप ले लेता है। क्या होता है? कैंसर का रूप ले लेता है। तो कहीं कटेगा, उसमें अगर हाई से ज्यादा जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बन जाएगा, उससे ज्यादा कोशिका विभाजन कर देगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैंसर। तो 90% न्यूरॉन सेल में तो सेंट्रोसोम नहीं पाया गया, लेकिन 10% सेंट्रोसोम में क्या पाया गया? 10% गिलियन न्यूरॉन सेल में क्या पाया गया? सेंट्रोसोम। इसी सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन। अब देखो कि जितना अगर कहीं इफेक्ट हुआ होगा
हमारे शरीर ब्रेन थोड़ा भी, तो वहाँ थोड़ा सा भी विभाजन होगा तो कौन करेगा, गिलियल न्यूरॉन सेल। ये गिलियल न्यूरॉन सेल में इस कोशिका विभाजन अब यही थोड़ा से करेगा, लेकिन वही अगर हद से ज्यादा कोशिका विभाजन कर देगा तो क्या हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। क्या होता है, ब्रेन कैंसर। ब्रेन में अगर कोशिका विभाजन हद से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन कैंसर। लेकिन अधिकतर तो ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, कि 90% यानी 90% क्या है, 90% क्या पाया जाता है, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। इसमें तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन 10% गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। वही 10 सेंट्रोसोम जो पाया जाता है वही करता है कोशिका विभाजन। जितना बनना चाहिए कोशिका विभाजन उससे ज्यादा जो कर देता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैंसर। अगर ब्रेन में कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेन कैंसर। लेकिन अधिकतर ब्रेन कैंसर जो हो रहा है वो कैंसर तक नहीं पहुंच पाता है, ब्रेन कैंसर तक नहीं पहुंच पाता है। ब्रेन का कैंसर का जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, ट्यूमर। क्या होता है, ट्यूमर। कैंसर का पहला स्टेज क्या होता है, ट्यूमर। ट्यूमर में ही इंसान का मौत हो जाता है। कैंसर तो बहुत दूर गया, ट्यूमर में ही क्या होता है, इंसान की मौत हो जाती है। तो ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाए तो क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। तो ब्रेन को कभी ढेर चोट पीछे से नहीं मारना चाहिए, कहीं से भी नहीं मारना चाहिए वाला भाग में। क्या कि देखो ऐसे मारोगे तो चलेगा, फिर हड़ासे मार दो और चलेगा, और हड़ासे मार दो कपार भांग जाएगा, हड्डी फट जाएगा। हड़ासे मार दो हड्डी फट गया तो हड्डी फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद जो मेनिंजिस है, देखो ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है, ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है क्या, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजिस की बोलते हैं, मेनिंजिस। ब्रेन जिस मेम्ब्रेन के अंदर ढका होता है वो मेनिंजिस होता है। क्या होता है, मेनिंजिस। वही अगर मारो ऊपर से पपड़ा बाल उखड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, और मारो चमड़ा फट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और हड़ासे मार दो हड्डी को लग जाए कोई दिक्कत नहीं, और जब आप और हड़ासे मार दो उस मेम्ब्रेन को लग जाएगा तो वहाँ आप क्या हो जाएगा, उस मेम्ब्रेन उतना नहीं संभाल पाएगा, और हड़ासे मार दो तो ब्रेन में लग जाएगा। तो ब्रेन में क्या होगा कि अब उस जो चोट लगा है, उस चोट जो लगा है वहीं पे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर खून भी निकल जाएगा तो वहाँ क्या कोशिका विभाजन जैसे करता है तो हद से ज़्यादा कर देता है। तो हद से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा। पहला स्टेज क्या होता है, कोशिका विभाजन ज़्यादा करेगा तो ट्यूमर, ट्यूमर अब बड़ा और बढ़ते बढ़ते क्या बना देता है, कैंसर। तो ट्यूमर से ही कैंसर बनता है। लेकिन ट्यूमर को कौन बनाता है, कोशिका विभाजन। जितना कोशिका विभाजन होगा हद से ज़्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे ट्यूमर, आए समझ में। और ट्यूमर से ही कैंसर होता है। तो इंसान की मौत जो होता है ब्रेन में ट्यूमर में ही हो जाता है, कैंसर तक नहीं पहुंच पाता है। तो आया समझ में। अब ब्रेन का जो झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। मेनिंजिस बोलो या मेनिंजोइट, दोनों नाम सही है। मैं कहीं मेनिंजिस लिखा है, कहीं मेनिंजोइट, दोनों सही है। अब मेनिंजिस 3 लेयर का बना था, वो जो झिल्ली था ब्रेन को जो कवर करके रखा था पॉलीथीन की तरह, वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। कितने, 3 परत, 3 झिल्ली से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, एक ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और तीसरा पियामेटर। ड्यूरामेटर जो है याद रखना, डूरा इसमें आर्केनोइड पिया, डूरा पिया मीटर, दोनों में मीटर है, ड्यूरामीटर पिया मीटर। और क्या है, आर्केनोइड याद रखना। पहले वाला पार्ट जो बाहर में है उसको देखेंगे, फिर अंदर में देखेंगे। तो बाहर में जो होता है ड्यूरामीटर और अंदर में क्या होता है, पियामीटर, और दोनों के बीच में क्या होता है, आर्केनोइड। तो ड्यूरामीटर क्या होता है, आउटर लेयर होता है यानी बाहरी परत, और पियामीटर क्या होता है, अंतर लेयर यानी अंतर परत, इनर लेयर, और आर्केनोइड क्या होता है, मिडिल लेयर, इसको क्या बोलते हैं, मध्य परत। अब देखेंगे ये जो ब्रेन है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन थी उसको क्या बोलते थे, मेनिंजिस। अब मेनिंजिस में कभी रोग या बीमारी या वायरस, कभी बैक्टीरिया अफेक्ट कर देगा उस मेनिंजिस में, उसमें अगर रोग हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस में अगर कहीं रोग आ जाएगा, रोग कैसे आएगा, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस के द्वारा क्या हो जाएगा कि पड़ जाएगा। अगर वायरस उसमें आ जाएगा तो मेनिंजिस में अगर कोई घाव हो जाएगा, थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय को आप लोग जानते हो कि सती प्रथा को दूर किया था। सती प्रथा उसको बोले थे कि जो कि कोई पति मरा तो उसको पत्नी को भी साथ में जलाया जाएगा। पत्नी जिंदा है फिर भी जलाया जाएगा, पत्नी मारा उसका पति को भी जलाया जाएगा, इसी को बोलते थे सती प्रथा। इसी सती प्रथा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था कि राजा राम मोहन राय ने इसी प्रथा को दूर किया। और राजा राम मोहन राय को जो कभी चोट लगा होगा तो मेनिंजिस यानी ब्रेन के झिल्ली में लग गया, अब ब्रेन के झिल्ली में जैसे लगा उसमें रोग उठ गया, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस
बीमारी से ही राजा राम मोहन राय का मौत हुआ था। तो आपको समझ में आया होगा मेनिंजिस किसका नाम है, ब्रेन की झिल्ली का। अब मेनिंजिस में जो रोग होगा उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। और रोग कैसे होगा, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। और मेनिंजिस कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर। कौन कौन सा, डुरामेटर, आर्केनोइड, पियामेटर। डुरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर। तो डुरामेटर बाहरी परत, आर्केनोइड अंदर मिडिल परत, और क्या होता है पियामेटर कौन सा, अंतर परत। तो आप लोग समझ में आएगा कि ब्रेन भी अब कितना 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है, उसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन 10% गिलियल सेल पाया जाता है। जो गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है और उस सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन, और हद से ज्यादा कोशिका विभाजन कर देता है तो क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्यूमर। ट्यूमर क्या बन जाता है, ट्यूमर। और ट्यूमर से ही क्या बन जाता है, कैंसर। कैंसर, कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैंसर। तो आप लोग याद कर लीजिए, कल हम चलेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, वो ब्रेन के पार्ट क्या काम है उसको जानते हैं। इस सारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। कैसे था, ऑब्जेक्टिव। आप लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, इस चैप्टर से आएगा तो उसमें सारा ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाले कि ब्रेन का क्या काम है, और ब्रेन के क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ब्रेन किसका बना होता है, ब्रेन के हड्डी कितने होता है, जो ब्रेन कितने हड्डियों से घिरा होता है, 8 हड्डियों से घिरा होता है। वो पहले 8 हड्डियों से मेरा होता है, उस हड्डियों को क्या बोलते थे, क्रेनियम नामक हड्डी बोलते थे, बिलोक्रेनियम नामक हड्डी। और बिलोक्रेनियम नामक हड्डी। अब देखो उसके नीचे क्या था, ये जो क्रेनियम नामक हड्डी, उसके नीचे क्या होता है, मेनिंजेस, यानी वो झिल्ली होता है, उसको मेनिंजेस। और मेनिंजेस के कितने परत थे, 3 परत। 3 परत मिलकर क्या बनाया था, एक मेम्ब्रेन बनाया था। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, दिमाग के मेम्ब्रेन को क्या बोले, मेनिंजेस। ऐसा समझे। अब मेनिंजेस में अगर चोट लग जाएगा तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस। आप लोग समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।